संकेत उपाध्याय। अभी तक आपने सुना कि कोविड की लड़ाई किस तरीके से, कोरोना वायरस की लड़ाई किस तरीके से लड़ी जा रही है इस देश में। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, सूचना ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। ये सारी चीजें भारत इस जंग को लड़ रही है, पूरा विश्व इस जंग को लड़ रहा है। लेकिन इस जंग की शुरुआत कहां हुई, इस बीमारी का जननी कौन है और वहां पर क्या हो रहा है, इस बारे में भी चर्चा थोड़ी सी जरूरी हो जाती है, होना लाजमी है। हम बात कर रहे हैं चीन की। चीन दरअसल पिछले कुछ महीनों से लगातार विश्व के सभी नेताओं और सभी लोगों की नजरों में, स्पॉटलाइट में आया हुआ है। इसलिए नहीं कि वहां से कोरोना वायरस आया, उसके बाद चीन ने क्या क्या किया और क्या नहीं किया, उसकी वजह से भी एक रोष पैदा हुआ है, जिसमें विश्व के नेता अलग अलग रणनीति अपना रहे हैं। सबसे पहली बात और कुछ सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो ये है कि चीन ने इस वायरस को काबू तो कर लिया, लेकिन किस तरीके से किया, क्या कदम उठाए, ये वायरस आया कहां से, इन सब चीजों के बारे में कोई जानकारी अभी तक शोध के माध्यम से किसी को नहीं दी है, इजाजत नहीं दी गई। इसके अलावा आज की जो खबरें आ रही हैं, अब उन्होंने अपना डेथ टोल भी रिवाइज कर दिया। वुहान जहां से ये वायरस शुरू हुआ था, वहां पर कितनी संख्या में लोग मरे थे और अभी हाल फिलहाल दोबारा उस आंकड़े को रिवाइज कर दिया। तो कितना सच बोल रहा है चीन और कितना झूठ, और क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है और कितना जरूरी है यह सच जानना। एक और चीज जो विश्व भर के अब नेता करने लगे हैं, उनको ऐसा लगता है कि चीन एक वैश्विक महामारी के समय जब पूरा विश्व निपट रहा है, ऐसे वक्त में प्रेडेटरी पॉलिसीज अपना रहा है, यानी कि जहां जहां जो जो कंपनी कमजोर हो रही है आर्थिक रूप से, वहां चीन की कंपनियां आकर के झपट्टा मार रही हैं और उसमें शेयर्स खरीद रही हैं। इसी श्रृंखला में आज भारत ने भी अपनी एफडीआई पॉलिसी में कुछ तब्दीली लाई, जिसके तहत अब चीन ऐसा भारत में नहीं कर पाएगा। यह ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ और भी कई मुल्कों में हुआ। तो आज मुकाबला में हमारा सीधा सवाल होने वाला है ये, कोरोना से जंग पर गुनहगार कौन, मौत के आंकड़े बदलता है चीन, क्या अब भी पूरी सच हमें मालूम है या अभी भी सच छुपा रहा है। भारत ने बदले हैं एफडीआई के नियम, और सबसे बड़ा सवाल आज के मुकाबला का, क्या विश्व का भरोसा धीरे धीरे हार रही है चीन। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का, सी उदय भास्कर, कॉमोडोर उदय भास्कर, आप डायरेक्टर हैं सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के, प्रोफेसर स्वरण सिंह चेयरमैन हैं सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जयदेव रानडे प्रेसिडेंट हैं सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजी, और ताज मोहम्मद आप कन्वीनर हैं ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक एक करके अपने मेहमानों के पास जाना चाहूंगा। कॉमोडोर उदय भास्कर, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। हमारा आज का जो टॉपिक है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उस पर आप अगर अपना शुरुआती वक्तव्य रख दें। शुरुआती वक्तव्य के लिए आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। संकेत जी, जो आपने सवाल पूछा है कि ये जो वायरस का गुनहगार कौन है, मैं यही कहूंगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये शुरुआत जो है ये चीन के शहर वुहान में हुआ है। तो सबसे जो आपका पहला सवाल है, ये शुरुआत वायरस का चीन और वुहान है। दूसरी बात, क्या हमारे पास पूरी जानकारी है कि नहीं, मैं यही कहूंगा संक्षेप में कि हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि जब से ये वायरस का जो चुनौती शुरू हुआ था, चीन ने कई चीजों को छुपाने की उन्होंने कोशिश की है। जहां तक पारदर्शिता है, ये चीन के लक्षणों में हम जोड़ते नहीं हैं, क्योंकि पारंपरिक रूप से चीन जो है इस प्रकार के जो घटनाएं हैं, जो तथ्य है, वो आमतौर पे छुपाने की कोशिश करती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि उनके जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर ली, जिन्होंने सबसे पहले चेतावनी देने की उन्होंने कोशिश की और उनको गिरफ्तार कर दिया था, इस बात को बाहर विश्व तक नहीं पहुंचाने दिया। और यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बाद में डॉक्टर ली का मौत भी हो गया था इसी कोविड की वजह से। तीसरी बात, जहां तक चीन के अंदर अभी जो उन्होंने अपने संख्या को रिवाइज किया है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वुहान में यह वायरस फैल गया था, शायद चीन के जो अधिकारी है वुहान में खास, उन्होंने सही प्रकार से ये जो नंबर है शायद उन्होंने
बीजिंग को नहीं बताया होगा, उसके कई कारण हो सकते हैं। पर अर्थात यही है कि जितनी जानकारी हमको मिलना चाहिए था विश्व को, WHO को, एक तो उन्होंने देरी से दिया था क्योंकि शुरुआत वायरस का हुआ था मिड दिसंबर में, और WHO के पास जानकारी जो है उन्होंने 31 दिसंबर को दिया, और वुहान का लॉकडाउन जनवरी में किया था। तो हर एक पहलू से मैं कहूंगा कि पारदर्शिता भी नहीं है, जानकारी कम है, और कई सवाल है। कॉमोडोर भास्कर, वो एक मिनट का जी, कॉमोडोर भास्कर, मैं आपके पास अभी आता हूं। इस कार्यक्रम में एक फॉर्मेट होता है जिसके तहत मैं अपने डायरेक्टर से भी कहूंगा कि मुझे सूचित कर दें कि 1 मिनट कब खत्म हुए। सारे वक्ताओं को शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए 1-1 मिनट का हम समय देते हैं। कॉमोडोर उदय भास्कर, मैं इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, ये जो सारे पॉइंट्स आप बोल रहे हैं उस पर मैं आपके पास अभी लौट करके आता हूं। ताज मोहम्मद, आप कन्वीनर हैं ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के, आप भी हमारे साथ जुड़ गए। ताज मोहम्मद साहब, मैं आपसे 1 मिनट में आपका शुरुआती वक्तव्य जानना चाहता हूं कि क्या अभी भी आपको लगता है कि चीन पूरी सच्चाई बोल गया है? उन्होंने आंकड़े रिवाइज किए हैं, अभी भी पूरी सच्चाई बोल रहा है या अभी भी कुछ छुपा रहा है? क्या विश्व का भरोसा कम हो रहा है चीन पे? आपका 1 मिनट शुरू होता है। देखिए संकेत जी, चीन पूरे आंकड़े शुरू से ही छुपा रहा है। चीन में सबसे पहला जो मरीज आया था, मैं तजिकिस्तान में बैठा हुआ हूं, तजिकिस्तान की कैपिटल दुशांबे है, और यहाँ से भी करीब 2500 स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं। और जो पहला वहाँ पे केस आया था वो 8 दिसंबर को आया था। यहाँ पे जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ की जानकारी के हिसाब से, यहाँ के न्यूज़पेपर और जो टेलीविजन चैनल्स है उनके आधार पे, तो 8 दिसंबर को पहला केस आया। जैसा कि अभी भास्कर साहब ने बताया कि 31 दिसंबर को WHO ने चीन ने WHO को बताया ऑफिशियली कि यहाँ पे वुहान में कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो पाए गए। तो पहली बात तो शुरू की ही जानकारी इन्होंने छिपाई। पहले तो इन्होंने 1 महीने का गैप, 20-22 दिन का गैप, जबकि ये वायरस है और ये ट्रांसपोर्ट होता, इसके कैरियर हम हैं, आप हैं, सारी जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो इसके कैरियर है, और ये बड़ा खतरनाक है। अगर आपने छुपा लिया तो साहब आप ये समझिए कि हमारे यहाँ इंडिया में 7 लाख पैसेंजर रोज आते हैं, और मान लीजिए 3.5 लाख आते हैं, 3.5 लाख जाते हैं। ऑफिशियल डेटा रफली 7 लाख का है। तो आप सोचिए कि अगर 5 फ्लाइट में भी लोग आ गए तो फिर गॉड ब्लेस। ताज मोहम्मद साहब, मैं आऊंगा आपके पास। एक सेकंड, 1 मिनट का समय खत्म हो गया। मैं अभी आता हूं आपके पास। ये आप एक बड़ा जरूरी बात कर रहे थे, उसी को हम आगे भी लेके जाएंगे। प्रोफेसर स्वरण सिंह, आप चेयरमैन हैं सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, आपका शुरुआती वक्तव्य। प्रोफेसर स्वरण सिंह, 1 मिनट की समय सीमा। जी, पहली बात तो ये कि सच्चाई को जानने में बहुत समय लगता है। जो अभी तक जानकारी है, जैसे पहले कहा गया कि इसकी पहली शुरुआत वुहान शहर में हुई चीन के, और वहां ये फैला। पर आप देखें कि आज 100 साल के ऊपर हो चुके हैं, पर क्या स्पेनिश फ्लू स्पेन में शुरू हुई थी, इस पर आज भी सवाल खड़े रहते हैं। तो चीन ने कुछ हद तक शायद जानबूझकर इसको छुपाने की कोशिश की, या फिर सभी देशों में, आप अपने ही देश का उदाहरण लें तो आज भी कितने सवाल उठाए जा रहे हैं आपके भारत के पत्रकारों के द्वारा कि हमारे क्या अपने आंकड़े सही हैं, हमारी अपनी शुरुआत जैसी कहा जा रहा वैसी है या नहीं है। पर उसके साथ तीसरी बात ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीन पूरे विश्व में घर घर में जाकर घुस चुका है, इसलिए चीन क्या करता है क्या नहीं करता है उसके प्रति सभी की उत्सुकता बनी रहती है। और खासकर अमेरिका के राष्ट्रपति की आप टिप्पणियां देखें, कल ही उन्होंने कहा कि आंकड़े दुगने हो गए, जो अपने आप में गलत एक तरह से असेसमेंट है। वो केवल 50% उनके आंकड़े एक शहर के जो है वो बढ़े हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक तो अलग अलग देश अपनी अलग अलग कारणों से असेसमेंट करते हैं, और सच्चाई क्या है उसके कुछ पहलू हमारे सामने हैं और कुछ पहलू अभी सामने नहीं है। और भारत को अपनी सोच बनानी चाहिए, दूसरों की नकल करके बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये एक अहम पॉइंट है। मैं तो कहूंगा थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन व्यू है जो अब तक बात बोली गई है, तो इस वजह से हम आपके पास दोबारा आएंगे। जयदेव रानाडे, प्रेसिडेंट सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजी, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयदेव जी, आपका 1 मिनट का शुरुआती वक्तव्य।
मैं तो अभी आया हूं आपके प्रोग्राम पे, पर जहां तक मेरी जो मैंने समझा है कि आप ये देख रहे हैं कि आंकड़े जी, अगर आप चाहें जयदेव जी, अगर आप चाहें तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। दरअसल आपको तो ये मालूम ही होगा कि अलग अलग मुल्क जो हैं वो अलग अलग बातें चीन के संदर्भ में कर रहे हैं। भारत में भी एफडीआई को लेकर के आज नियम में बदलावट हुई, और बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा एक डर अनुमान लगाया जा रहा था कि चीन कुछ गड़बड़ करेगा, कंपनी पर रेड डालने की कोशिश करेगा। इसके अलावा चीन ने अपने फिगर्स रिवाइज किए हैं, वुहान में जो लोग मरे हैं उसके। इस सब के चलते आपको लगता है कि विश्व का भरोसा चीन पर धीरे धीरे कम हो रहा है, या अभी भी चीन कुछ छुपा रहा है और संदेह के घेरे में है? उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि विश्व का भरोसा जो है चीन से हट गया है। वैसे भी पहले भी थोड़े डाउट्स थे, पर अभी जो कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक हुआ है उससे जरूर एक असर पड़ा है, और 2-3 कारण हैं उसके। एक कि जिस तरीके से चीन ने इसको संभाला या इसको कंट्रोल करने की प्रयत्न की, जहाँ लोग तारीफ करते हैं कि उन्होंने बहुत सख्त मेजर्स उठाए, पर उन्होंने डिले भी बहुत किया, यानी कि दुनिया को उन्होंने कम से कम 2-2.5 महीने की डिले की थी। तो उस कारण ना तैयारी हो सकी, ना वैक्सीन बनाने का जो मैं कहूँगा रेस है या एफर्ट है उसमें भी डिले हुआ। वो पहली बात। दूसरी बात, चीन के अंदर से ही लोग प्रश्न उठाने लगे हैं कि जो आंकड़े चीन बता रही है और जिस कारण से चीन ने ये बताया नहीं है दुनिया को, उसका कारण ये है कि वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। तो उनका जो डॉक्टर, वो जो इन्फेक्शियस डिजीज के जो हेड हैं डॉक्टर आइफन, उन्होंने इनफैक्ट जब वो मीटिंग में गई थी, पहले तो उसको डांट पड़ा कि आप मास्क पहन के क्यों आई है, आप दूसरों को डराना चाहती हो। और दूसरे बात, उन्होंने कहा कि ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो न्यू काइंड ऑफ इन्फ्लुएंजा हो रही है, न्यू काइंड ऑफ निमोनिया, वो बात आप गुप्त रखिए, और उन्होंने दबाने की कोशिश की। ठीक है। तीसरी बात अगर मैं बताऊं, पहले जो वीडियोस लोगों ने स्मगल आउट की थी वुहान से, या रेडियो क्लिप्स जो स्मगल आउट की थी, उसमें वो कह रहे थे कि 100 डेड बॉडीज बेरी किए जा रहे हैं पहले। तो वो अगर आप मद्देनजर लगाएं, और अभी जो लोगों की कटार लगी हुई है, बहुत ज्यादा आंकड़े होंगे, 7 मॉर्चुअरीज हैं जी, और वहां पे 5 की क्यू है। हाँ, जयदेव जी वो 1 मिनट का शुरुआती वक्तव्य का समय खत्म हुआ। मैं अब मुकाबला में चर्चा शुरू करूं। सबसे पहले आप ही से शुरू करता हूं जयदेव जी। तो आपका ये कहना है कि जिस तरीके से वो जो शुरुआती वीडियो आ रहे थे और बहुत सारे अलग अलग समय पर अलग अलग सवाल पूछे गए, जैसे कुछ लिस्ट मैंने बनाई है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। अलग अलग सवाल जो उठाए जाते हैं, क्या यह माना जाए कि चीन ने इस मामले को दबाने की कोशिश की थी? दुनिया भर में असर हुआ, लेकिन चीन के जो आर्थिक क्षेत्र हैं, शंघाई और बीजिंग, वहां पर असर इसका उस तरीके से नहीं हुआ है, बहुत कम मौतें हुई हैं। क्या चीन महामारी के जरिए आर्थिक शोषण करना चाहता है? चीन पर कोरोना वायरस पर रिसर्च रोकने के आरोप हैं। क्या चीन कुछ छुपाना चाहता है? जहां से कोरोना फैला उस मार्केट को दोबारा खोलने की खबर है, वेट मार्केट जिसकी बात हो रही है, और चीन में फिर से कैसे उस बाजार को खोला गया जिसके बारे में हम बात बोल रहे हैं, जहां जानवर बेचे जाते हैं। आपको लगता है इतने सारे कारण होना, तो यह संदेह होना लाजमी है विश्व भर में कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एकदम ओपेक हो जाएं, आप कोई चीज अलाउ ना करें, आप रिसर्च अलाउ ना करें, और उसके बाद आप ये बोलें कि विश्व आप पे भरोसा करे। जी बिल्कुल बात। और इन्होंने 2 और चीजें हैं इसके साथ। एक, जिस तरीके से उन्होंने प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि वो डोनेशन दे रहे हैं मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह के लिए दूसरे देशों के, तो यूके, फ्रांस, इटली को पब्लिक स्टेटमेंट्स देने पड़े कि ये कोई डोनेशन नहीं है, हमने खरीदी है। दूसरी बात, सब स्टैंडर्ड मटेरियल दी गई, तो वो इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो उससे भी एक और लोगों को लगा है कि ये शायद कुछ मतलब प्रॉब्लम है। पर सबसे अहम बात तो ये है, वो कहते हैं कि सोर्स ऑफ द वायरस, कि वो लैब से आया है या वेट मार्केट से आया है, वो तो खैर अभी तक पता नहीं है, और टाइम लगेगा मेरे ख्याल से, वो इतना आसान नहीं है। बट चीन में जो रिसर्च की गई है कि हाउ टू क्रिएट
how to use genetics, how to use viruses for crippling a superior power. उनके 4-5 किताबें निकली हुई हैं और एक तो खास तौर पे जिस पे हम लोगों को भी गौर करना चाहिए, इट इज टू यूज वायरस वॉरफेयर फॉर एथनिक जेनेटिक कंट्रोल्स। तो अब ये 2017 में छपी है और ये सब सीनियर लोगों ने छापी है, तो नेचुरली लोग समझते हैं कि एक प्रॉब्लम है। और इसके पीछे एक और चीज हमें याद रखना चाहिए कि अमेरिका और चीन का जो कॉन्टेस्ट है वो भी है एक बैकग्राउंड। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर स्वरण सिंह, बहुत जल्दी मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि अब विश्व भर में एक बेचैनी है। इस बारे में बात हो रही है कि चाइना ने बहुत सारी चीजें छुपाने की कोशिश की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज भी चीन क्या ऐसा कर सकता है कि विश्व का भरोसा जीत ले? क्योंकि अगर पूरा विश्व आपस में एक दूसरे से बात कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, परेशान है, हलकान है, ऐसे में जाहिर सी बात है जहां से वायरस आया है वहां से उम्मीद होगी कि वो कुछ बताएं, कुछ करें। क्या कर सकता है चीन? क्योंकि छवि तो बिगड़ गई। पहली बात तो ये कि चीन की अंतर्राष्ट्रीय साख को चोट लगी है, इसमें दो राय नहीं है। विश्व में बहुत से देश और खासकर जो उन्नतिशील और उन्नत देश हैं वो काफी हद तक इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो चीन से नाराज हैं। अगर उसके साथ आप ये भी देखें कि जैसे अभी कहा गया कि काफी देशों ने, मेरे सुनने में आया कि 9 देशों ने, खासकर यूरोप के उसमें देश हैं, जिन्होंने जो चीन से सप्लाईज आई हैं उनमें उनको रिजेक्ट किया है और उन पे अलग अलग टिप्पणियां की हैं। और 9 देशों के अलावा करीब 110 देशों से ज्यादा आज चीन इस महामारी से लड़ने के लिए सप्लाईज कर रहा है, ऐसा चीन की सरकार कहती है। तो चीन पूरी कोशिश कर रहा है कि किस तरह से वो नैरेटिव को बदल दे, विश्व को एक तरह से अपने आप को पेश करे जो दुनिया को बचाता है इस महामारी से, बजाय कि वो महामारी का कारण की तरह से नजर आए। तो कोशिश हो रही है चीन की तरफ से। और आप देखें कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय जो ढांचा है, उसमें जो इन्फ्लुएंस है जो किसी देश का, जो किसी देश की ताकत है, उसके सामने इस तरह के क्रिटिसिज्म हमेशा होते रहते हैं। आप देखें कि दुनिया का सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज कौन सा देश है? अमेरिका। और उसका ये मतलब नहीं कि अमेरिका का जो प्रभाव है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संबंधों में वो कहीं कम हो गया। तो चीन का बढ़ता हुआ जो प्रभाव है वो उसकी आर्थिक जो ताकत है उसके इस्तेमाल से वो पहुंचाएगा जगह जगह। पर अभी क्योंकि बहुत से देश लड़ रहे हैं और बहुत से देश अपने आप को एक तरह से थका हुआ मानते हैं इस महामारी के आगे, तो ये भी एक कारण है कि राष्ट्रपति ट्रंप चीन को और WHO को एक तरह से क्रिटिसाइज करते नजर आते हैं। वो अपनी अंदरूनी असफलता को भी एक तरह से अटेंशन डाइवर्ट करने की एक कोशिश है चीन को इस महामारी से जल्दी उभरने की वजह से। और उनको इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डिमांड बढ़ रही है सेहत हेल्थ सेक्टर को लेकर, उसका चीन को फायदा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर हाँ, चीन को ये जो बढ़ता हुआ उसके प्रति जो आक्रोश है कुछ देशों में, उसको समझना होगा और उससे एंगेज करना होगा। और भारत को भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। ये बड़ी अहम, ये बड़ी अहम, हाँ, ये प्रोफेसर स्वरण सिंह आपने बड़ी अहम बात बोली। ताज मोहम्मद, अगर आप प्रोफेसर स्वरण सिंह की बात सुने, उनका ये कहना है, देखिए रसूख बना रहेगा भले ही साख कम हो जाए, क्योंकि वो एक बड़ा मुल्क है। लोग बड़े मुल्क और जो बड़े पावर होते हैं उनके खिलाफ अलग अलग एक्सेस बनती है, लेकिन उनका रसूख बना रहता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भारत की ऑफिशियल पोजीशन अब तक चीन पर कुछ नहीं है। जैसे अमेरिका में खुल के बोला जा रहा है चीन के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया में खुल के बोला जा रहा है, सब जगह जो है लोग इस बात का इजहार कर रहे हैं। भारत में भी ऑफिशियली मतलब सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं हो रही, लेकिन अंदरूनी रूप से तो बात हो ही रही जैसे आप बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है भारत का क्या रुख होना चाहिए चीन के प्रति आगे चल के? देखिए संकेत जी, अभी जो चीन की स्थिति है, जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने बताया, वो कमोबेश सारी चीजें बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन एक बार जब आपका फेथ दूसरी पावरफुल कंट्रीज पे थोड़ा लूज हो जाता है, या दूसरी जो छोटी कंट्री हैं, क्योंकि ये ऐसी महामारी है, अगर कहीं बिजनेस की बात हो
और वहां से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, उस पे कॉन्फ्लिक्ट हो, तो ये चीजें तो बाद में निगोशिएट हो जाती हैं। लेकिन ये जो महामारी है और इसमें सारी दुनिया के लोग मर रहे हैं, तो इसको चीन को वापस आने में बहुत समय लगेगा। और हमारी भारत की हमेशा से पॉलिसी, हम देखिए बहुत सोच समझकर शुरू से ही हम तुरंत फ्रंट पे नहीं आ जाते, तुरंत एक्शन नहीं लेते, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, तो हमें बड़ा सोच समझ के चीजों को, जी हाँ, चीजों को बहुत सोच समझ के हमें आगे बढ़ना है। और मेरे समझ से अभी हमारे भारत के लिए बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ और नई सोच के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि अभी देखिए सारी जितनी अमेरिका चीन के खिलाफ बोल रहा है, दूसरे जो हमारे सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं वो भी कमोबेश खिलाफ बोल रहे हैं। अभी कोई भी आदमी चीन के फेवर में नहीं है। अभी जापान के प्रधानमंत्री ने तो बिल्कुल बोल दिया कि भाई जो भी हमारी वहां पे कंपनीज हैं हम वहां से उनको शट आउट करेंगे। वो अलग बात है, अभी कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इतना आसान नहीं होता है। इंसेंटिव भी दे रहे हैं कि वो वापस जापान आए, चीन में अपना बिजनेस कम करें। मैं आपकी बात समझ रहा हूं ताज मोहम्मद जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे अभी रुकना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। उसके बाद आऊंगा, आप अपनी बात जरूर कंप्लीट कीजिएगा और कॉमोडोर उदय भास्कर से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि भारत का क्या पक्ष होना चाहिए और अपना दोष सुधार कैसे सकता है चीन आगे चल के। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मुकाबला में अभी हाजिर होता है। तो मुकाबला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं ताज मोहम्मद के पास वापस जाना चाहता हूं। ताज मोहम्मद जी, आप ये बता रहे थे कि चीन को अपनी इज्जत सुधारने के लिए अभी बहुत कुछ प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे और जहां तक भारत की विदेश नीति है वो इतनी जल्दी हम लोग पलटते नहीं हैं, हम लोग बहुत सोच समझ करके फैसला लेते हैं। लेकिन इस बात से भी तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि जिस तरीके से चीजें हो रही हैं आज की डेट में, मसलन मैं अगर आपको बताऊं, किट्स आई, पीपीई किट्स आई हैं, चाइना से आई हैं, उसमें भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि कुछ किट्स खराब हैं। तो आपको लगता है कि इस नई वैश्विक परिस्थिति में भारत को भी अपनी चीन के प्रति जो नीति है उसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा? देखिए संकेत जी, बिल्कुल ये होगा और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय का ऐसे ही श्री जयशंकर जी को नहीं दिया है। उनका बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है, अच्छे जानकार आदमी है, खासकर चाइना में सबसे ज्यादा और सबसे लंबा टेनर श्री जयशंकर जी का रहा है। तो अब इस पे जरूर कुछ न कुछ जो ये चीजें अभी संज्ञान में आ रही हैं, तो इस पे जरूर हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे विदेश मंत्री, जैसे हम और आप चीजों को देख रहे हैं, वो भी हमसे बेहतर समझ रहे होंगे, क्योंकि ये अभी जो उनके ऊपर जिम्मेदारी है, पहले तो कोरोना से निकलना है, देश को बचाना है, जो भी अभी सारी चीजें लॉकडाउन और ये सब चल रही हैं, उसके बाद ये सारी वैश्विक स्थिति को संभाल करके भारत किस तरीके से, जो चाइना का अभी रिपुटेशन खराब हुई वर्ल्ड मार्केट में और जो उसके अभी कंपनियों पे फर्क पड़ेगा, जो अमेरिकन उनकी कंपनियां वहां पे हैं अभी, वो वहां से भी धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि वो वहां पे अब रखेंगे, क्योंकि वहां पे चाइना में तो अमेरिकन कंपनीज जो काम कर रही थी, भाई चाइनीज वहां पे कम्युनिज्म है, जो भी अमेरिकन कंपनीज या बाहर की कंपनियां काम कर रही थी, तो ये धीरे धीरे उनके अंदर सेंध लगा के, फार्मूले चुरा के, और ये पैरेलल कंपनियां पड़ जाती थी। यही इनका काम था, यही ये कर रहे हैं और सारी दुनिया में पैरेलली अपना माल बेचते थे। अब इन चीजों में अब जापान ने तो बोल दिया, अमेरिका भी उसी राह पे चल रहा है, क्योंकि एक बार में तो सारी चीजें नहीं बोली जाएंगी ना। राष्ट्रपति ने बोल दिया कि भाई वो तो WHO के ऊपर भी बिखरे हुए हैं, जबकि उसका मेन फंड उन्हीं की कंट्री से जाता है। अभी उन्होंने सुनाई WHO के चीफ को कि साहब हम इतने मिलियंस ऑफ मिलियंस देते हैं और हमें जानकारी ही नहीं है। 7 लाख के करीब लोग हो गए वहां पे बीमार, कितने लोग अभी मर गए, अभी फ्यूचर में कितने जाएंगे कुछ पता नहीं। तो ये सब चीजों का भारत के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा।
और ठीक है, तो भारत विदेश को- नीति बनाते वक्त विदेश नीति बदलते वक्त भारत इन सब चीजों को कंसिडर करेगा आगे चल के। ताज मोहम्मद जी, अभी लौटता हूं आपके पास। जयदेव रानडे और प्रोफेसर स्वरण सिंह से भी मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं कि वो क्या समझते हैं। जयदेव रानडे जी, पहले आपसे शुरू करते हैं। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या भारत अपने आप को आइसोलेटेड रख सकता है? क्योंकि भारत की विदेश नीति हमेशा ये रहती है कि दूसरे के मामले में ना बोलो, अपना जो एक स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से चलो, बिल्कुल उसी लाइन पर चलो। हम लोग बहुत ही रिजिड हैं। ऐसे नहीं है कि कुछ भी बयान दे देते हैं किसी भी इंटरनेशनल अफेयर पे, यानी कि अगर विदेश में कुछ हो भी रहा हो तो हम लोग बहुत नपातुला सा रहते हैं। आपको लगता है कि ये नीति अब बदलने का समय आएगा जल्द ही चीन के संदर्भ में? मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे से हमारे टिप्पणी देने में हम कॉशियस हैं, और ये जयदेव जी पहले, उसके बाद स्वरण जी। अपनी टिप्पणी देने हम कॉशियस हैं, और ये अच्छा है, सोच समझ के फिर बोलते हैं जो बोलना है। पर चीन के साथ हमारे अलग रिश्ते हैं, मतलब बाकी के दुनिया में जो बेशक होता हो, हम लोग चीन को दूसरी नज़र से देखेंगे। हम ये भी नोट करेंगे कि एक, चीन ने पूरी बात बताई नहीं दुनिया को और दबा के रखी। 2.5 महीने हम लोग लूज कर गए, सिर्फ हम नहीं, विश्व ने लूज किया है, जिसमें हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरी बात, हम ये भी नहीं भूलेंगे, ध्यान में रखेंगे कि जब ये सब चल रहा है, जब हम कोरोना वायरस के का युद्ध लड़ रहे हैं, वो जाके यूएन में कश्मीर का इशू उठा लेते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है ना हमारे लिए, तो हम ये भी नोट करेंगे। फिर उन्होंने 4 या 5 मिलिट्री एक्सरसाइज किए हैं तिब्बत में। वो उसका क्या कारण है? हमारे ऊपर दबाव रखने के लिए, हमें दिखाने के लिए कि हम लोग तो तिब्बत में हैं। तो इंडिया और चाइना के बीच में बहुत सारे मुद्दे हैं, सिर्फ ये महामारी नहीं है, और हम लोग ये ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, जहां तक ये अभी जो एफडीआई वगैरह के बारे में बदलाव ला रहे हैं, ये तो बहुत पहले होना चाहिए था, और सरकार में भी काफी जोर से दबाव मतलब लोग कह रहे थे कि हम लोगों को चेक करना चाहिए कहाँ करना चाहते हैं और कौन से एरिया में। मुझे खुशी हुई है कि अभी ये शुरू कर रहे हैं कि ये कदम उठा लिए गए। कमोडोर उदय भास्कर, आपकी लाइन कट गई थी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, दरअसल चर्चा बहुत ही रोचक है कि क्या भारत की जो एक नीति रही है हमेशा विदेश फॉरेन रिलेशंस के माध्यम में, वो ये रहती है कि हम लोग दूसरे के काम में अड़ंगा नहीं लगाते, हम लोग दूसरे पर टीका टिप्पणी नहीं करते, हमारी एक बड़ी सेट लाइन होती है, फॉरेन पॉलिसी यही है, ऐसे ही बोलेंगे। इस मामले में भी, चीन के मामले में भारत से आधिकारिक रूप से कोई टिप्पणी, टीका टिप्पणी नहीं हुई है। लेकिन आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि भारत को या तो बोल के या बिना बोले और नीति बदल के अपनी स्ट्रेटेजी चाइना के प्रति एटलीस्ट अब बदलनी पड़ेगी, क्योंकि विश्व बदल रहा है? संकेत जी, मुझे लगता है कि शोभा इसी में है कि भारत जो है जरूरत से ज्यादा ना बोले, क्योंकि अब जो सबसे बड़ा जो तनाव है वो अमेरिका और चीन के बीच में है। जहां तक भारत की जो विदेश नीति है, वो पारंपरिक रूप से राष्ट्रीय हित को मद्देनजर रखते हुए हमको सोच समझ के कदम आगे बढ़ाना चाहिए, और उसी प्रकार से संवाद में हमको शामिल होना चाहिए। मैं सुन रहा था कि जैसे चीन के बारे में कई सारे सवाल उठाए गए हैं, पर मुझे लगता है कि जहां तक राष्ट्रीय हित है भारत का इस वक्त, एक है तात्पर्य कि अभी हम सामने है ये कोविड वायरस का सबसे बड़ा एक पब्लिक हेल्थ का चुनौती है। भारत को उसे संभालना, मैं कहूंगा, नंबर 1 प्रायोरिटी। साथ साथ हमको आगे अगले 3-4 साल का देखना है कि कोविड का जो प्रभाव है हमारे आर्थिक क्षेत्र के ऊपर, हमारे नागरिकों के ऊपर, हमको किस प्रकार से इसको संभालते हुए आगे बढ़ पाएंगे। दोनों में चीन के साथ जो हमारी नीति है उसका बहुत खास भूमिका होगा। इसलिए सबसे पहली बात यह कि हम जो कहेंगे ये भारत के हितों के आधारित होना चाहिए। विश्व के अंदर इस वक्त जो भी प्रभाव है या जो भी भाव है, उसे जरूर निगरानी रखना चाहिए, पर चाहे आप फॉर्मल स्टेटमेंट करें या मीडिया के आधार पर दें, ये हमारे राष्ट्रीय हित के आधारित होना चाहिए। और दूसरी बात, ये इसमें कोई शक नहीं है कि भारत ने कुछ कहा है, चीन छुपाने की कोशिश कर रहा है अपने वायरस की जो
पूरी नैरेटिव है। तो एक प्रपोजल हम विश्व में ले सकते हैं कि विश्व के जितने भी एपिडेमोलॉजिस्ट हैं उनका एक ग्रुप बना के, चाहे WHO के साथ या अलग एक मेडिकल टीम को बना के, ये पूरा वुहान और वायरस की जो जानकारी है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए इनके ऊपर दबाव या चीन को एडवाइस या चीन को सजेशन देने की भारत को कोशिश करना चाहिए। ये बड़ी अहम बात बोल गए। भारत को सोचने का, आगे बढ़ाने का सोचना चाहिए, जैसे हमने कोरिया के युद्ध में किया था। दबाव, अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने में एक ये पहल की जा सकती है। जी तो ये जी कॉमोडोर उदय भास्कर, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाहता हूं, उसके बाद प्रोफेसर स्वरण सिंह आपका मत भी जानना चाहूंगा कि भारत की नीति क्या हो चीन के प्रति। और दूसरी चीज, एक और अहम बात यह है कि आगे चल के क्या भारत को, ये मैंने तमाम बार जगह जगह सुना कि अब इस महामारी के खत्म हो जाने के बाद लोग चीन को उस नजरिए से कभी नहीं देख पाएंगे विश्व में। तो क्या चीन की हार भारत की जीत हो सकती है? क्या वो कंपनियां जो कि चीन में निवेश करती थी, क्या आप भारत में निवेश करेंगी? क्या हम अपने आप को उस तरीके का एक ऑल्टरनेटिव की तरह प्रस्तुत कर सकते हैं या नहीं? इस पर आगे चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुकाबला के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। अब मैं जो सवाल पूछना चाहता हूं वो बहुत अहम है कि क्या चीन जो हारेगा वो भारत जीतेगा? ये बड़ी अहम है क्योंकि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या भारत को इस वैश्विक गुस्से का लाभ मिल सकता है या नहीं। मैं सबसे पहले जयदेव राणा जी आपसे पूछना चाहता हूं, पिछली बार जब यूएस और चीन की ट्रेड वॉर हुई तो ऐसा नहीं हुआ कि यूएस की कंपनी चाइना से निकल के हिंदुस्तान आ गई, वो वियतनाम चली गई, कहीं और चली गई। इस बार क्या भारत की विदेश नीति इस तरीके की हो सकती है कि हम चीन पे चुप तो रहेंगे लेकिन धीरे से निवेश के लिए अपने आप को एक बहुत अच्छे मॉडल की तरह प्रस्तुत करेंगे? क्या राय है आपकी कोरोना के बाद? प्रयत्न तो करेंगे, बट उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें करने पड़ते हैं। पहली चीज कि हमारे जो रूल्स हैं, इंटरनल डोमेस्टिक इकोनॉमिक रूल्स, उनको स्ट्रीमलाइन करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल लेबर लॉज जो है, टैक्सेशन जो है, और जो फॉरेन कंपनीज है उनमें एक ये मैं कहूँगा डर या एक उनको डाउट हो गया है कि हमारी जो टैक्स रेजीम जो है वो परमानेंट नहीं है, वो बहुत ही अदल बदलती रहती है। तो ऐसे चीजें हमको उनको उनके शंका जो है दूर करने पड़ेगी, वो पहले कदम उठाने चाहिए। और दूसरी बात, जहाँ की उनको जो अगर फैक्ट्री आएंगे उनको जमीन की जरूरत है तो वो सब उसमें हमको सहायता देना पड़ेगा। तो जरूर हो सकता है ये, बट इनकी एक बेसिक जो फंडामेंटल रूल्स और रेगुलेशन जो है उनको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, और वो जरूर हो सकता है, बट ठीक है, हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए उसमें। अपने आप को एक ल्यूक्रेटिव ऑप्शन की तरह प्रस्तुत करना होगा। प्रोफेसर स्वरण सिंह, आपका क्या मानना है? मैं मानता हूं कि जैसे पहले कहा गया, कॉमोडोर भास्कर ने कहा कि भारत की विदेश नीति जो है वो अपना राष्ट्रहित साधने के लिए कोशिश करेगी, पर शायद हम ये गलत सोचते हैं कि चीन भी शायद भारत के राष्ट्रहित को साधने की कोशिश करेगा। चीन अपने राष्ट्रहित को साधने की कोशिश करेगा, और क्या सूचना कैसे वो विश्व के सामने लाएगा या नहीं लाएगा वो अपने राष्ट्रहित को देखते हुए करेगा। ठीक उसी तरह से भारत भी किन मुद्दों को चीन को लेकर उछालेगा या नहीं उछालेगा वो भी हम इसी तरह से मापेंगे कि उससे हमारे राष्ट्रहित में फायदा कितना होगा। आप देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि सबसे पहले कोरोना वायरस से बाहर उभर कर निकलने की वजह से चीन को साथ मिलाए बगैर कोई भी देश आज अकेला लड़ नहीं पाएगा इस महामारी से। ये जानना बहुत जरूरी है, उसको आप पसंद करें या ना करें, और वो सच्चाई है। दूसरी बात ये कि पहले से ही चीन जो है पूरे विश्व का उत्पादन करता है, तो आज जब जैसे डिमांड बढ़ेगी इन चीजों की पूरे विश्व में, तो चीन की जितनी फैक्ट्रियां हैं उनको काम करने की एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तीसरी बात बड़ी जल्दी से कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हाल ही में जो असेसमेंट आई है, केवल 2 देश हैं यहाँ पॉजिटिव ग्रोथ रेट उन्होंने इंडिकेट किया है। भारत की सबसे ज्यादा, उसमें 1.9% वृद्धि दर इस साल होने वाली है, और चीन की 1.2% वृद्धि दर होने वाली है।
अमेरिका को आप देखें तो हाँ, 6% से ज्यादा वहां नकारात्मक नेगेटिव ग्रोथ होने वाली है इस बार। तो इन दो उभरती Negative हुई growth, आर्थिक व्यवस्थाओं का तालमेल कैसा हो, ये बहुत जरूरी होगा समझना, क्योंकि उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ सकता बड़ी है बात। और इनको अपना राष्ट्र साधने में सहायता मिल सकती है। तो हमारा तालमेल ठीक चीन है, से यही ठीक है। कहता बहुत होगा। जल्दी closing तो comments। उससे हमें क्या फायदा? एक छोटी सी बात जी। मैं आखिर में ये कहूंगा कि जब हमारी फा- फार्मास्यूटिकल हाँ, सेक्टर को हाँ। हम बात करते हैं कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा है, ठीक उसी में जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है 70% वो चीन से आते हैं। तो हम जुड़े हुए हैं चीन से कई तरह से। चीन और अमेरिका की कंपनियां आज एपिडेमिक कोरोना वायरस से लड़ने की मिलकर कोशिश कर रही हैं। चाहे वो भाषण जितना भी दे राष्ट्रपति ट्रंप, वहां सहायता आपस में लगातार हो रही है। तो बहुत से पहलुओं में हम भी आपस में तालमेल बनाएंगे, सहायता बनाएंगे। कुछ ठीक है। पहलुओं में हम एक दूसरे को नकारेंगे। शायद हम चीन को इस वक्त क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि वो इस वक्त उसका फायदा नहीं हमें। ठीक है, ठीक है जी। जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं फिर रुक रहा हूं। उसके बाद कॉमोडोर उदय भास्कर और ताज मोहम्मद से यही सवाल पूछूंगा कि भारत किस तरीके से लाभान्वित हो सकता है इस वैश्विक गुस्से के बाद। अभी हाजिर होते हैं। तो मुकाबला के आखिरी भाग में आपका स्वागत है। ताज मोहम्मद जी और कॉमोडोर उदय भास्कर। समय कम है तो जल्दी से मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। ताज मोहम्मद जी, आप शुरू करिए। क्या भारत को लाभ पहुंच सकता है चीन के खिलाफ इस वैश्विक गुस्से से आर्थिक रूप में? संकेत